नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं वर्ग 3 एग्जाम का जो एलवीटी टेस्ट होना है और इसके लिए प्रिपरेशन हमारी शुरुआत हो चुकी है। क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। आज हम हिंदी पेडागोजी की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। यहाँ पे दोस्तों सभी लोगों को पता है प्रीवियस पेपर हमने कर लिया, साथ ही साथ सीडीपी बाल विकास की क्लासेज भी शुरू हो चुकी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में देखिए ग्रामर पोर्शन अलग आता है, ग्रामर पोर्शन भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पेडागोजी आती है। तो हिंदी पेडागोजी की अब फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम आज जो है फर्स्ट क्लास में 20 क्वेश्चंस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और पहला जो चैप्टर है आपका इकाई पहला यूनिट है उसके क्वेश्चन करेंगे, तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा। लाजवाब 20 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं जिसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो देर न करते चले शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन यानी पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, जब लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और हिंदी के अध्यापक बनेंगे, हिंदी भाषा के शिक्षक बनेंगे, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, भाषा संसाधनों का अभाव होना या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो एक भाषा के शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों आपके सामने ये आती है कि बहुभाषिक कक्षा के लिए शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। किस प्रकार की? बहुभाषिक कक्षा के लिए उचित रणनीति का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण के लिए उद्देश्य नहीं होता। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षक के अकॉर्डिंग देखा जाए, प्राइमरी यानी फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। देखिए, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यह प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये भी होना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी होना चाहिए। लेकिन प्राथमिक स्तर में क्या भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना। जहाँ पे कंठस्थ शब्द आए समझ लीजिए वह आपका निगेटिव है, निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। तो निगेटिव प्रश्न के लिए निगेटिव ऑप्शन हमें चूज करना होता है, तो ये हम कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न हो चुका। आइए बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। और तीसरे प्रश्न से आप सभी लोगों को कमेंट आते हैं कि सर एमपी टेट वर्ग देने के लिए बुक कौन सी बेस्ट रहेगी। तो आप लोग महावीर बुक जो है मंगा सकते हैं, या सीडीपी बाल विकास के लिए बेहतरीन बुक आपके लिए है। तो सीडीपी बाल विकास के लिए महावीर बुक आप लोग मंगा सकते हैं। आपको ऑफलाइन कहीं भी आपके जो भी नज़दीकी बुक सेंटर हो वहाँ पे आप लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीडीपी का पूरा निचोड़ बताया गया है और किस पार्ट से किस यूनिट से कितना प्रश्न पूछा गया था ये भी पूरा कंबाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे, बुक की बात हो चुकी है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन हमारा सही दिया गया है, पहले सही कथन की बात करेंगे, इसके बाद जो नहीं होगा उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले सही जानकारी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन हमारा सही दिया गया है कि भाषार्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। अर्जन करना और अधिगम दोनों में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, या समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो सही होगा कि समृद्ध भाषा परिवेश में भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात दी गई है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन भी सहायक होता है, तो सहायक होने को पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, तो अधिक बल देना और केवल जहाँ पे शब्द आए, मैं कई बार आपको बता चुका, जहाँ पे केवल शब्द आए समझ लीजिए वह नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। तो नेगेटिव प्रश्न के लिए नेगेटिव ऑप्शन चयन करना है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम की बात कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है।
संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तो संदर्भ में कुशलता पर बल देना ये एक आपका संप्रेषण परक उपागम हो जाएगा। लेकिन मातृभाषा प्रयोग का निषेध करना तो नेगेटिव हो जाएगा। बोलना कौशल पर बल देता है तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम हो जाएगा कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है कि प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। देखिए बच्चा जो है बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, मतलब चुपचाप रहता है क्योंकि उसकी भाषा समझ में आती नहीं है। तो प्लेटो का यह कथन है। तो यह जो किस सच्चाई की ओर इंगित कर रहा है, देखिए इस सच्चाई की ओर इंगित कर रहा है कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। समझ गए ना, जैसे अब कोई विदेश से आया तो भाषा बोल रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, उसी प्रकार से जो बच्चे बोलते हैं तो जो बड़े होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग प्लेटो का जो स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या होती हैं। भाषा की कोई कक्षा, उसमें जो कहानियाँ होती हैं वह मनोरंजन का साधन होती हैं, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ होती हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, या कह सकते हैं कि भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन होती है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि भाषा की कक्षा में जो कहानियाँ होती हैं वह आपके विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं चिंतन की विकास की संभावनाएं, तो संभावनाएं लिए होना ये अपने आप में पॉजिटिव हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न आ चुका है और आप लोगों को फीडबैक करना है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, पढ़ना लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंध होते हैं। ये पिछले बार वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न था, कौशल संबंधित पूछा जाता है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, चाहे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हो। क्रम तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो द्वितीय पूछा जाए तो बोलना करना है, तृतीय पूछा जाए तो पढ़ना करना है, प्रथम सुनना और अंतिम चतुर्थ लिखना होता है। तो भाषा की कौशल क्या होते हैं, सभी कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छा पूछा गया कि हिंदी भाषा या भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि आपने पढ़ा होगा, इन दोनों विधियों को पढ़ लीजिएगा। आपके वर्ग 3 में अप्रत्यक्ष विधि से प्रश्न आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि दिया गया है, ठीक है। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषाजन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होना, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, भाषा के बीच संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि भाषा जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथियों आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है और इस लाजवाब प्रश्न का लाजवाब आंसर भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए द्वितीय भाषा शिक्षण, द्वितीय भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है कि विभिन्न क्षेत्रीय जो स्थितियाँ होती हैं उनमें हिंदी की विभिन्न जो प्रयुक्तियों को समझना, उनकी योग्यता का विकास करना होगा। हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना अपने आप में निगेटिव है, तो यह आपका उद्देश्य नहीं होगा। बाकी जो दिए गए हैं कि दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना होगा और इसके साथ साथ बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी लोग समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों चॉम्स्की के अकॉर्डिंग खाली स्थान के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज के कारण, भाषा जन क्षमता के कारण, भाषा आकलन क्षमता के कारण या व्याकरण नियमों की जानकारी से सीखते हैं। तो चॉम्स्की के अनुसार जो है के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, किस प्रकार से, भाषा अर्जन क्षमता से। जी हाँ, चॉम्स्की का कहना है कि भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर
क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट करके फीडबैक करके बताइए कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या होता है। कोई भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या होगा? क्या मानक भाषा पर बल देना अनिवार्य होगा? समग्रतावादी दृष्टिकोण अनिवार्य होगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार अनिवार्य होगा? या वर्तनी संबंधी गृहकार्य अनिवार्य होगा? तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या होता है? इसमें मानक भाषा पर बल देना नहीं उतना होता है। कितना ज़्यादा अनिवार्य होता है कि समग्रतावादी दृष्टिकोण। भाषा शिक्षण में सबसे बढ़िया जो आपका अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हिंदी की टॉपर नोट्स हमारी आ चुकी है और हिंदी की टॉपर नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ओनली आपका 99 में ये टॉपर नोट्स मिल रही है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, प्लस ग्रामर भी रहेगा। यानी ग्रामर, शिक्षण शास्त्र, पेडागॉजी पूरा कंबाइंड रहेगा आपका। नोट टॉपर नोट्स है। व्हाट्सएप नंबर को आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप नंबर आपके पे है 9630689598। जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। तो आपको जो है प्रिपेयर करने में और बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस बार दोस्तों 101% वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना है। तो क्लासेज आपकी सभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य हम जान चुके हैं, समग्रतावादी दृष्टिकोण इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भाषा क्या होती है? जो भाषा होती, लैंग्वेज होती है, वह दोस्तों विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, ये गलत है, लेकिन भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये सही दिया गया है। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमान करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती, ऐसा नहीं है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फीडबैक करने के लिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द्वितीय भाषा के रूप में मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा में अंतर को कंठस्थ करना, तो कंठस्थ तो नेगेटिव हो जाएगा। हिंदी के व्याकरण पर अधिकतर प्राप्त करना या अधिकार प्राप्त करना, तो अधिकार शब्द भी अपने आप में नेगेटिव होता है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, ये सही होगा, क्योंकि समझने और बोलने के विकास करना है। तो हिंदी भाषा के रूप में सीखने का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि जो है कि दैनिक जीवन में हम हिंदी समझ पाएँ और बोलने में क्षमता हमारी हो सके, जितना ज़्यादा बोल सकें। तो क्षमता का विकास और समझने का विकास, ये चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये आपके एमपी टेट 2018 में पूछा गया था, साथ ही साथ सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है कि सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? अब देखिए उसका राज्य परिवर्तन हुआ, असम से पंजाब आना, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी थोड़ा तो चीज़ें होंगी। तो इस पर जो एक कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही होगा? यानी बोलने में त्रुटियां कर रहा है, तो त्रुटियां करना है, इसमें हमारा सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव होगा। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां करना सबसे रीज़न है कि सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अधिक से अधिक उसको अवसर देना चाहिए सीखने के लिए, और उसको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। इसी तरह फीडबैक करते रहिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन जो है शिक्षा की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। भाषा अर्जन भाषा की कक्षा में ही संभव है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, या भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है? तो हमने क्या पढ़ा है कि भाषा अर्जन क्या होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोगों के लिए। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न दिया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? अब हमें क्या लेवल देखना है? हमें लेवल देखना है उच्च प्राथमिक स्तर में। तो उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वह क्या होता है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों को विस्तृत व्याख्या करना, पठन कौशल पर अधिक बल देना, या पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। ठीक है, या कह सकते हैं कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं या अन्य भाषिक सामग्री में की गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। देखिए तो उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हो जाता है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चा पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो होती हैं, जो अन्य भाषिक सामग्री होती है, उनमें जो कही गई बात उनको निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना, यह आपके उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसके साथ आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य बताना है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, सरसरी और तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय की बात कर रहे हैं, या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप सभी लोग जानते हैं कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो सृजनशील जो शब्द दिया गया है ना, ये शब्द इस ऑप्शंस को सटीक कर रहा है। तो शब्दों को पढ़ना है, समझना है और सटीकता के साथ जाना है। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुनी पढ़ी समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है? अब देखिए यहाँ पे सुनना पढ़ना यानी सुनी पढ़ी समझी हुई जो भाषा होती है उसको सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने के लिए कौन सहायक होगा? तो सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, ये सबसे ज़्यादा होगा कि जो अपने शब्दों में किया जाए। ठीक है, सुनने के बाद फिर आप अपने शब्दों में उसकी प्रतिक्रिया करें। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में उस स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होता है? देखिए भाषाई के संदर्भ में स्कूली जीवन का पूछा जा रहा है, तो स्कूली जीवन का उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो जाता है वह क्या होगा? वह क्या होगा? संदर्भ बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च प्राथमिक चरण दिया गया है इसलिए बात करेंगे। प्राथमिक चरण दिया होता फिर न होता, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर दिया गया है इसलिए हम बता रहे हैं आप सभी के लिए। और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक अधिक होगा? आपकी नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, कोई कक्षा 8 का अध्यापक हैं आप लोग, तो बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक होगा? कि बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर जानना, अच्छे साहित्यिक प्रकाशक के लेखकों को, या बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की, या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा के प्रयोग की। देखिए कक्षा 8 का बच्चा है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है 12 से 13 वर्ष का है, किशोरावस्था में बच्चा पहुंच चुका है। तो साहित्यिक चयन करते समय क्या जरूरी है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ और भाषा प्रयोग की क्षमता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। 20 में आप लोगों को क्या स्कोर रहा है ये भी आप लोगों को कमेंट करना। ये पहली क्लास है तो सभी लोग यहाँ पे क्लास डेली अटेंड कीजिए, ठीक है। 11 to 11:30 हमारी क्लास होती है, बाकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी 7 to 7:30 PM में आपकी CDP बाल विकास की क्लास होती है। बाकी सभी आपके मैथ्स और आपके अदर जो क्लासेज हैं EVS पर्यावरण की उनकी भी क्लासेज जल्द स्टार्ट होगी। और टॉपर नोट्स मंगवाने के लिए आपको केवल व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप नंबर है 9630689598। ये टॉपर नोट्स हिंदी के ओनली वन आपको 99 में मिल जाएगी। तो जो हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, वर्ग 3 एग्जाम को फतह करने के लिए। तो आई होप सभी लोग समझ गए हैं। सभी लोग कमेंट करते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।